Good morning, everyone. Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. In the company law, I have already completed 2 units. 2 यूनिट में complete कर चुकी हूँ, जिसमें आपका था एक basic introduction. उसके बाद हमने जो memorandum of association, article of association या share and share capital वो सब किया था. आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3, that is management. ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि आपका कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर यूनिट की वेटेज जो है वो इक्वल है. ईच यूनिट कैरीज इक्वल वेटेज. तो जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होगा तो हर एक यूनिट की सेम वेटेज मिलेगी आपको. यूनिट 3 में जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें आपको कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, अपॉइंटमेंट, removal of directors, legal positions, powers and duties, key managerial personnel, managing director, manager, committee of board of directors, जिसमें audit committee, nomination and remuneration committee, stakeholder relationship committee and corporate social responsibility committee. ये वाले टॉपिक्स आपको जो है कवर करने हैं. ठीक है, बुक आपको इसके लिए अनिल कुमार सर की जो कॉर्पोरेट लॉ आती है आप वो ले सकते हैं. रीना चड्डा, एस चड्डा कंपनी लॉ, वो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. या फिर एनडी कपूर भारत भूषण, ये वाली बुक आप इसके लिए यूज कर सकते हैं. तो जिनके पास सिलेबस नहीं है प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द सिलेबस ऑफ योर यूनिट 3. ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे. बुक मैंने आपको बता दी, लेटेस्ट मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है. नहीं मिल पाती है, कोई इशू है तो उसके आप 1-2 साल पुराना एडिशन ले लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट सेम, देयर इज नॉट मच चेंज इन द सिलेबस. फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 3, दैट इज मैनेजमेंट. तो इसमें पहला टॉपिक जो है इसमें हमें पढ़ना है डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सोनल. तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं? तो क्योंकि आप सबको पता है, बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है. दिस इज क्रिएटेड बाय लॉ. आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको लॉ ने क्रिएट किया है, ये अपने आप से अकर नहीं होती है. तो दैट्स व्हाई इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. तो इट कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय इट्स ओन. इसके नाम से सब कुछ होता है, कंपनी के नाम से तो सब कुछ होता है, पर ये अपने आप कुछ नहीं करती है. ठीक है, तो इसके बिहाफ पर कौन करता है? जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, दे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. सारी जो भी एक्ट्स होती हैं बिजनेस में, जो भी सारा काम होता है वो डायरेक्टर्स वहां पर करते हैं. जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, ऑल इज डन बाय द डायरेक्टर्स. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर कौन होता है? जो वहां पर अपना पैसा लगाता है, हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस. जो शेयर्स खरीदता है कंपनी के, उसकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, वो शेयर होल्डर होते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी इन सम सॉर्ट, इन सम लैंग्वेज, की वो क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, दे गेट द रिटर्न ऑन द सेम. तो दे वर्क एज द ओनर. और डायरेक्टर्स कौन होते हैं? दे आर लाइक द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो दे आर लाइक एम्प्लॉयज. तो द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, द पर्सन थ्रू whom it acts and does it business. तो कंपनी, वो पर्सन जिनके थ्रू कंपनी एक्ट करती है, अपना बिजनेस करती है, उनको डायरेक्टर कहते हैं. The term director in Companies Act 2013 under section 2 subsection 34 is defined as a director appointed to the board of a company. तो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर किसको बोला हुआ है? डायरेक्टर कौन है? जो भी बोर्ड ऑफ कंपनी में अपॉइंट किया जाता है. तो बोर्ड ऑफ कंपनी कौन होता है? जितनी भी कंपनी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं. तो दैट इज द कलेक्टिव डायरेक्टर्स. मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स. बहुत सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, बहुत सारे इन द सेंस मोर देन वन, तो उसमें हम उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड, जिसको सिर्फ बोर्ड भी बोलते हैं, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो कलेक्टिव हो गया. ठीक है, तो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं. As per section 149 of the Companies Act 2013,
only individual can be appointed as a director of a company and it is mandatory for every company to have a board of director. तो कंपनीज एक्ट में ये स्पेसिफिकली बोला हुआ है सेक्शन 149 में कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर हम कोई चाहे कि हम कोई फर्म है या कोई दूसरी कंपनी है उसको हम एज डायरेक्टर अपॉइंट कर दें तो इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। कि कहीं कोई सोचता है कि ये सीए फर्म है इसको हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नहीं हो सकता है और हर एक कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बनाना वो मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होना चाहिए, किससे मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, जो हमने बोला कलेक्टिव ग्रुप है, तो उसमें कितने लोग होंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर्स किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो सकते हैं। उसका क्या आगे बाइफिकेशन है, उसमें कम से कम 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड का क्या मतलब होता है, विच इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है जिसका नाम वहां पर ऑलरेडी चल रहा होता है वो हमारी लिस्टेड कंपनी बोली जाती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 1/3 जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे 1/3 उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, वो डायरेक्टर्स जो अलग से अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब दोज पीपल आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि डायरेक्टर्स में क्या होता है कि वहीं के एम्प्लॉयज को भी हम वहाँ पे एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है या वो वहाँ कोई एम्प्लॉय है या कोई और पर्सन जो वहाँ पे उनको एलिजिबल लगता है कि लाइक ऑडिटर है उसको वो डायरेक्टर भी वहाँ पर अपॉइंट कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अलग होता है, ठीक है, वो जो होता है वहाँ पर एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वहां से वो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ले सकते हैं। फिर बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर, क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है कि कोई अगर वहां पर 2 लोग हैं तो वो मिलकर एक प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो उसमें मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। उसमें मैक्सिमम लिमिट हमेशा 15 ही है। कोई भी कंपनी की बात करेंगे तो मैक्सिमम 15 नंबर से ज्यादा डायरेक्टर किसी भी कंपनी में नहीं रख सकते। 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 15 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम 1 और मैक्सिमम 15। और क्यों 15 तक क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो हम जो डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, जो वहां पर काम कर रहे हैं, दे वर्क एज एन एम्प्लॉय। तो 1 पर्सन कंपनी में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी, दे आर वर्किंग लाइक एम्प्लॉयज, दे आर गेटिंग सैलरी फॉर द सेम। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 15। इसके अलावा एक चीज क्या है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर फॉर सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, तो अगर वो कोई कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही होती है तो उसको कम से कम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक वुमेन डायरेक्टर रखना कंपल्सरी है फॉर सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी। जो हम कह रहे हैं कि कुछ वहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट कंडीशंस है, अगर कोई कंपनी वो फुलफिल कर लेती है तो उसको वुमेन डायरेक्टर एक रखना मैंडेटरी होता है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और इसमें एक स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who has stayed in India for minimum 182 days in the previous calendar year। जो भी कंपनी में डायरेक्टर होगा, 3 है, 15 है, 8 है, 10 है, जितने भी डायरेक्टर हैं उनमें से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो पिछले साल इंडिया में कम से कम 182 डेज रुका हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि फॉरेन कंट्री आते जाते रहते हैं कि वो वहां पे कोई कंपनी चला रहे हैं या वहां पे उनका कुछ बिजनेस है, तो उस केस में क्या है कि उनको पिछले साल इंडिया में कम से कम 182 डेज रुका होना चाहिए। अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते तो वो एक वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दिस इज द कंपोजिशन कि किसको मिला के बना हुआ है। तो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है, मैक्सिमम लिमिट सबके लिए सेम है, मिनिमम चेंज हो रही है। पब्लिक कंपनी के लिए 3, प्राइवेट के लिए 2, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1।
देन द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो अलग अलग डायरेक्टर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे वुमेन डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड। वुमेन डायरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, जो हम कह रहे थे कि वुमेन डायरेक्टर किसको अपॉइंट करना जरूरी होता है, हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं है वुमेन डायरेक्टर। तो कौन सी कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो इसमें बताया हुआ है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, read with Rule 3 of Companies Rule 2014। तो ये सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 है, उसके साथ साथ रूल 3 है कंपनीज रूल के अंदर, जिसमें ये बताया हुआ है कि किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। तो इसमें पहले है एवरी लिस्टेड कंपनी, कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। इसके अलावा एवरी अदर पब्लिक कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसके लिए क्या है, अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। ठीक है, किसके लिए मैंडेटरी है, एक तो कोई भी जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी है, और अगर लिस्टेड नहीं है तो उनकी पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे, अगर वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उनका टर्नओवर को हम सेल्स भी कह देते हैं, अगर वो 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। टाइम फ्रेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, तो मतलब कितने टाइम में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होनी चाहिए। तो ये जो हमारा वुमेन डायरेक्टर का जो पॉइंट आया, ये कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था, ये जो आई है ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में आया। उससे पहले वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी नहीं था, ये कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेटरी किया। तो अगर कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, पहले से एग्जिस्ट क्यों, 2013 में एक्ट आया है, तो अगर कोई कंपनी पहले से स्टैब्लिश्ड है तो उसके लिए क्या है कि उसको जब ये एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर अंदर एक वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी होगा। ठीक है, 1 साल के अंदर, इस एक्ट आने के 1 साल के अंदर उनको वुमेन डायरेक्टर रखना है। और अगर कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट आने के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उनको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर अपने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कि सपोज वो कंपनी सितंबर में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको फरवरी मार्च तक जो है अपना वो वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है। 6 महीने का टाइम दिया जाता है उनको। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। इम्पोर्टेंट है बहुत, इसमें कुछ भी आ सकता है, आप सबको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से ये समझना। कोई भी डाउट है तो आप क्यूए टैब में लिखते रहना। फिर है कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। वैसे हम अभी पढ़ेंगे कैजुअल वैकेंसी, में बता रही हूँ कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, कि कोई हमने ऑलरेडी अपॉइंट की हुई है वुमेन डायरेक्टर, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसने रिजाइन कर दिया, या उसकी डेथ हो गई है, या और किसी वजह से, अगर वो इन बिटवीन द टर्म, उनकी एक टर्म होती है कि कितने टाइम के लिए डायरेक्टर बना है, अगर उससे पहले वो अपनी ये वैकेंट हो जाती है सीट वुमेन डायरेक्टर वाली, डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या किसी और वजह से, तो वो जो वैकेंसी अराइज होती है उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। फाइन। तो इन केस ऑफ एनी कैजुअल वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, the same has to be filled up by the board at the earliest। तो जैसे ही कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी उसको फिल अप करना है, बट उसका टाइम पीरियड क्या है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले, या फिर 3 महीने, जिस डेट पर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है उससे 3 महीने जोड़ेंगे, विच एवर इज लेटर। कि सपोज 3 महीने हमारे सितंबर में खत्म है, बोर्ड मीटिंग हमारी अक्टूबर में, तो लेटर क्या है, बोर्ड मीटिंग, तो उनके पास अक्टूबर तक का टाइम है। बोर्ड मीटिंग होने से पहले पहले उनको ये कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिलअप करनी होती है। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं वो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। As per section 149 subsection 6 of the Companies Act 2013, an independent director in relation to a company means a director other than a managing director or a whole-time director or a nominee director
who meets the condition specified in section 149 subsection 6. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोला है? कोई भी डायरेक्टर जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ना होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ना कोई नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए, और जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनको जो फुलफिल कर रहा है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए वो हमने ऊपर पढ़ा भी था, 1/3 होते हैं वो। As per subsection 4 of section 149 of Companies Act 2013, every listed company is mandatorily required to have, हर एक listed public company के लिए मैंडेटरी होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना। कितने? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, कि सपोज अगर उनके पास पूरे 15 डायरेक्टर हैं तो उसका 1/3 यानी 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहां पर होने चाहिए। अगर उन्होंने 3 ही डायरेक्टर रखे हुए हैं तो उसमें एक डायरेक्टर उनका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। तो ये लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। और अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मस्ट अपॉइंट एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं अगर नीचे वाली सर्कमस्टांसेस फुलफिल होती हैं। क्या है? कि अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, और जो भी उनके आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स ये सब हैं, अगर ये 50 करोड़ से ज्यादा हैं तो उस केस में उनको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो दिया हुआ है कि लाइक इतनी पेड अप शेयर कैपिटल या फिर इतनी टर्नओवर, ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में अगर ये पूछा जाता है कि हु कैन अपॉइंट या व्हाट इज द कंडीशन, तो उस केस में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस किस को अपॉइंट कर सकते हो या किस कंपनी को ये अपॉइंट करना मैंडेटरी है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी राइट डाउन। तो यू नीड टू लर्न इट कि कितनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, कितना टर्नओवर होना चाहिए। Next is intermittent vacancy of an independent director. So this is called the casual vacancy. Independent director ये some sort of casual vacancy ही है. So it shall be filled up by the board at the earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. तो independent director की ये same provisions apply हो रहे हैं जो women director के हो रहे थे। ठीक है, वुमेन डायरेक्टर में भी हमने बोला था कि उनको जल्दी से जल्दी ये वैकेंसी फिलअप करनी होती है, और मैक्सिमम कितना टाइम उनको मिल सकता है? बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर। जब भी उनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल है या जब उनके 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं उससे पहले पहले उनको ये वैकेंसी फिलअप करना जरूरी होता है। तो ये लेटर है कि जो भी चीज लेट होगी उससे पहले इनको ये वैकेंसी फिलअप करना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर दोनों की ये वैकेंसी फिलअप करने का प्रोविजन सेम है। टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? टर्म मतलब कितने टाइम के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, क्या टाइम पीरियड है उसका। तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस for a period of 5 years consecutively on the board of company and is eligible for reappointment on passing a special resolution by the company. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका जो टर्म है वो 5 साल का है, कि वो एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है बोर्ड में, और अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है तो उसके लिए सारे एलिजिबिलिटी कुछ वहां पे क्राइटेरिया दिए हुए होंगे, तो 5 साल के बाद भी अगर वो एलिजिबल है तो उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ठीक है, उसको दोबारा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बस उनको अपनी जो भी मीटिंग होगी उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा, और सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके नेक्स्ट टर्म के लिए भी, तो वो अगले 5 साल के लिए भी उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है। अगर वो इनएलिजिबल हो जाएंगे तब तो उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, बट इफ दे आर एलिजिबल, एक टर्म 5 साल की एक टर्म कंप्लीट होने के बाद भी उनको अगले 5 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। No independent director shall hold office for more than 2 consecutive term. But एक बार के बाद दूसरी बार तो उनको हमने अपॉइंट कर लिया,
बट 2 बार से ज्यादा उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम कॉन्जिक्यूटिवली 2 टर्म्स तक रख सकते हैं, मतलब 10 साल तक का उनका मैक्सिमम हम उनको एक साथ रख सकते हैं, उससे ज्यादा उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। An independent director shall be eligible for reappointment after the expiration of 3 years of ceasing to be an independent director. तो 10 साल के बाद उनको कम से कम 3 साल का ब्रेक दिया जाता है जिसमें वो कंपनी के डायरेक्टर नहीं होंगे। 3 साल खत्म होने के बाद वो फिर से एलिजिबल हो जाएंगे, उनको दोबारा से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। मतलब देयर शुड बी अ टाइम लैग, एक टाइम लैग होना चाहिए 3 साल का। 3 साल के बाद उनको हम चाहें तो फिर से रीअपॉइंट कंपनी में कर सकते हैं, बट वो 3 साल का गैप देना पड़ेगा। 3 साल तक वो कंपनी के कोई भी अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। Such an independent director shall not be appointed or associated with the company in any capacity, either directly or indirectly in those 3 years. तो इसमें वही बताया गया, वो जो 3 साल का उनको पीरियड दिया गया है जिसमें वो उनको डायरेक्टर नहीं रखा जाएगा, तो उस टाइम पे वो किसी भी तरीके से कंपनी में ना तो अपॉइंट हो ना कंपनी के साथ जुड़े हुए हों, उनका वो बिल्कुल अलग से अपना रहते हो, तो उसके बाद फिर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। बट अगर वो किसी भी तरीके से कंपनी से एसोसिएटेड रहे होंगे उन 3 साल में, तब उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। आई होप दिस इज क्लियर। टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, फाइन, इट कैन कम इन एग्जाम, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में काफी कुछ दिया हुआ है आपको बुक के अंदर। तो 5 साल के लिए एक बार में अपॉइंट किया जाता है, एलिजिबल अगर होते हैं तो दोबारा भी 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, बट 2 बार से ज्यादा उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। उसके बाद उनको कम से कम 3 साल का गैप देना पड़ेगा जिसमें वो किसी भी तरीके से कंपनी के साथ एसोसिएटेड ना हो। उसके 3 साल के बाद फिर से उन्हें चाहें तो रीअपॉइंट कर सकते हैं। दिस इज टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, व्हाट शुड बी हिज क्वालिफिकेशन। तो एज सच क्वालिफिकेशन क्या है कि उनके पास स्किल्स काफी होने चाहिए, दे शुड हैव डिफरेंट स्किल्स। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर shall possess appropriate balance of skills, experience and knowledge. उनके पास appropriate skills होनी चाहिए, experience होना चाहिए और अलग अलग fields की knowledge होनी चाहिए। कौन से fields की, like finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations and other disciplines related to company's business, क्योंकि उनको ओवरऑल बिजनेस को ओवरलुक करना है, उसकी फंक्शनिंग देखनी है, काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो दे हैव टू ओवरलुक, दे हैव टू वर्क विद द कंपनी, तो दे शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट दीज डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि ये सब फील्ड्स वो हैं जो एक बिजनेस के लिए काफी जरूरी होती है। कि फाइनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें या रिसर्च की बात करें, तो एवरी फील्ड हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बिजनेस। तो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके पास ये प्रॉपर स्किल्स होने चाहिए, इन सब चीज की पूरी उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मैनर और सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो है अपॉइंट किया जाता है, कहाँ से सिलेक्ट किए जाते हैं। जो हम कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का कोई भी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते हैं, बाहर से उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं उनको। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ डाटा बैंक containing names, addresses and qualification of persons who are eligible and willing to act as independent directors maintained by anybody, institute or association as prescribed by central government. तो एक पूरा डाटा बैंक तैयार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक लिस्ट ऑफ पीपल होता है जहां पर उनके नेम, एड्रेसेस और उनकी क्वालिफिकेशन दी हुई होती है, किन लोगों की जो एलिजिबल भी हैं और जो विलिंग भी हैं कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में, तो उनकी पूरी डिटेल्स वहां पर अवेलेबल होती है एक डाटा बैंक में। तो वहां से किसी भी पर्सन को चाहे तो वो लोग लाके अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं।
The appointment of independent director shall be approved by the company in general meeting. तो जिस पर्सन को भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का बनाना चाहते हैं उसका नाम पहले जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है उसमें अप्रूव किया जाएगा। सारे शेयर होल्डर्स मिलकर उसका नाम पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। The central government has the power to prescribe the manner of selection of independent directors who fulfills the qualification under requirements and requirements under section 149. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो भी बता सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी में किस तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है या किस तरीके से उसका सिलेक्शन किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये प्रेस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, तो मेन तो डाटा बैंक है कि एक डाटा बैंक तैयार होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, जहाँ पे नाम दिए हुए होते हैं जो बनना चाहते हैं, तो उनमें से किसी को सिलेक्ट करके और उसको जनरल मीटिंग में उसका नाम अप्रूव कराया जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो ये कौन होते हैं? इट मीन्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग, पहले बात करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर कौन है। ठीक है, तो स्मॉल शेयर होल्डर holding shares of nominal value of not more than 20,000 rupees or as such other sum as may be prescribed. तो स्मॉल शेयर होल्डर, छोटा शेयर होल्डर किसको बोला गया है? जिसका इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, जिसने कंपनी के शेयर 20,000 से ज्यादा की वैल्यू के नहीं खरीदे हुए, या फिर कोई और सम जो भी उनके प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर इससे कम वैल्यू के शेयर किसी के पास हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। तो ये कंपनी की एमओए में या एओए में मेंशन होगा स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में। तो इन जनरल 20,000 से कम की वैल्यू के शेयर अगर किसी के पास होते हैं तो उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। सेक्शन 151 of the Companies Act 2013, read with the Companies Rules 2014, deals with the appointment of director elected by small shareholders. So basically small shareholder director कौन से होते हैं? वो डायरेक्टर जिनको स्मॉल शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर होते हैं। कि सपोज किसी कंपनी में 1000 शेयर स्मॉल शेयर होल्डर है, 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 से कम के शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो 1000 लोग मिलके एक डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, उसको चूज करते हैं, उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बोलते हैं। According to section 151 of the Companies Act 2013, every listed company may have one director elected by small shareholder. तो ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ये मैंडेटरी नहीं होता है कि इसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। कई बार स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है इंसिस्ट करते हैं, वो अपनी वहां पर लाइक एप्लीकेशन देते हैं कि वी नीड अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि ये हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उस केस में कंपनी चाहे तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो क्या कंडीशंस है अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है? ये कंडीशन फुलफिल होंगी जब भी उस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो है अ लिस्टेड कंपनी में upon notice of not less than 1,000 or 1/10 of number of total number of small shareholder, whichever is lower, have a small shareholders director elected by small shareholders. तो अगर किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं 1000, कम से कम 1000 होने चाहिए, या फिर जो भी टोटल नंबर है उनके 1/10 अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, कि सपोज एक कंपनी में 1 लाख वहां पर शेयर होल्डर्स हैं और उसके 1/10 मतलब 10,000 वहां पर स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो वो कंपनी को नोटिस देकर वहां पर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इलेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1000 होने चाहिए, या फिर जितने भी टोटल शेयर होल्डर्स हैं उनका 1/10 अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो उस केस में वो कंपनी में नोटिस देके स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। A listed company may on its own opt to have a director representing small shareholders. अगर कोई लिस्टेड कंपनी है
वो चाहे तो अपनी मर्जी से भी स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो वो एज सच कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन और मिनिमम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेचर एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में एज सच कुछ भी नहीं दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो वो हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपने प्रोविजंस बनाती है कि किसको वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो वो हर एक कंपनी का अपना क्राइटेरिया है कि वो क्या क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। नाउ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो वो क्या प्रोसीजर है अगर कोई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? तो सबसे पहले है उसमें नोटिस, जो हम कह रहे थे कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो नोटिस देते हैं कंपनी में। The small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholders director shall leave a signed notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting, specifying the details and proposed directors details. तो अगर स्मॉल शेयर होल्डर किसी पर्सन को चाहते हैं कि इसको हमारा डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, तो उस केस में उनको कंपनी को जो जनरल मीटिंग होने वाली है उससे कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। 14 दिन का टाइम पीरियड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब भी कंपनी कोई मीटिंग रखती है तो उसका पहले एजेंडा भी डिसाइड होता है, और जो भी वहाँ के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उनको वो एजेंडा भी साथ में भेजा जाता है कि इस मीटिंग में उनका मेन एजेंडा क्या है, वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं। तो वो 14 डेज का टाइम पीरियड होता है कि उनको भी आगे फर्दर ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसलिए उनको अपनी 14 दिन का नोटिस, 14 दिन पहले नोटिस ये देना पड़ेगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी जो जिसको वो डायरेक्टर अपॉइंट कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद है कंटेंट ऑफ नोटिस। वो जो नोटिस दिया जा रहा है उसमें क्या लिखा होगा? द डिटेल्स इंक्लूड नेम, एड्रेस, शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर एटसेट्रा ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर एंड प्रपोज्ड डायरेक्टर। तो उस नोटिस में जो लोग, जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर हैं जो ये चाहते हैं कि डायरेक्टर हमारा अपॉइंट हो, तो उन सब की डिटेल्स होती है। उस शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस, उसके पास कितने शेयर नंबर है, फोलियो नंबर क्या है, तो ये सारी डिटेल स्मॉल शेयर होल्डर की होती है। और साथ में जो भी डायरेक्टर है जिसको वो अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी भी सारी डिटेल्स वहां पर दी जाती है उस नोटिस के अंदर। फिर है स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। The notice shall be accompanied by a statement signed by the proposed director for the post of small shareholders director. तो जो भी वो नोटिस दिया जा रहा है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, उसमें जो जिसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसकी भी स्टेटमेंट्स, उसकी भी साइंड स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो भी साइन करके देता है। तो उसमें क्या क्या मेंशन करता है? प्रपोज डायरेक्टर्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये DIN अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो ये एक बेसिकली नंबर अलॉट होता है, जो भी डायरेक्टर बनते हैं उनको एक नंबर दिया जाता है जो उनका लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। तो ये अपना डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें मेंशन करते हैं। दैट प्रपोज डायरेक्टर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। वो अपनी क्वालिफिकेशन वहां पर ये लिख के देता है कि मतलब वो ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। बेसिकली ये मेंशन करना होता है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ही इज एलिजिबल। proposed directors consent to act as a director of the company, और जो भी डायरेक्टर है उसकी कंसेंट होती है कि हाँ ही इज रेडी टू बी द डायरेक्टर, वो डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। तो ये 3 चीज उसके ऊपर मेंशन की जाती है। ये डिक्लेरेशन वहां पे वो प्रपोज्ड डायरेक्टर देता है। फाइन। नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो ये वाला जो डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है इसका टर्म क्या है, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जा रहा है? तो these directors shall not be liable to retire by rotation। तो ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हैं ये रोटेशन के बेसिस पर रिटायर नहीं होते हैं। इसमें कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बाय रोटेशन जो है उनको रिटायर कर दिया जाता है, तो इनके साथ ऐसा नहीं है। फाइन। His or her tenure as small shareholder director shall not exceed a period of 3 consecutive years।
On expiry of tenure, such director shall not be eligible for reappointment. तो इन डायरेक्टर्स की जो टेन्योर है वो 3 साल है, 3 साल से ज्यादा इनकी टेन्योर नहीं हो सकती। मतलब ऊपर हमने पढ़ा था कि 5 साल की है और फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा देंगे तो 5 साल उनको और मिल जाएंगे, बट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की टर्म सिर्फ 3 साल है और उसको बढ़ाया भी नहीं जा सकता कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बढ़ा दें, इनको नहीं बढ़ाया जा सकता। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनको रीअपॉइंट नहीं करते हैं। If the person is not eligible for appointment according to section 164, then he or she can't be appointed as small shareholders director. अगर कोई पर्सन एलिजिबल नहीं है तो उसको, अगर कोई पर्सन मतलब 164 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर कोई पर्सन उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। अपने डाउट्स प्लीज राइट डाउन इन QA टैब, आई विल टेक इट अप एट द एंड ऑफ द क्लास। नाउ इंडिपेंडेंस फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। So the small shareholders director directly or indirectly should not be appointed or associated in any other capacity with the company for a period of 3 years from the date of cessation as a small shareholders director. तो जो small shareholder director है, जब उसकी टर्म खत्म हो गई है कंपनी के साथ, तो उसमें 3 साल तक वो कंपनी के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। If proposed small shareholders director is qualified under section 149 subsection 6 for appointment as an independent director and has given declaration for his independence under section 149 subsection 7, then such director shall be considered as an independent director. तो जो हम कह रहे हैं कि 3 साल तक उसका कंपनी के साथ किसी भी तरीके से कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में पढ़ी थी। तो अगर वो एलिजिबल है, जितने भी सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में अगर जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो फुलफिल कर रहा है, तो उसको कंपनी का 3 साल बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। पहले 3 साल तो वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की तरह रहा, फिर उसका वहां पे एक्सपायरी हो गया वो टर्म, अगर उसके बाद 3 साल तक वो कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे फुलफिल कर रहा है, तो दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैक्सिमम लिमिट फॉर होल्डिंग ऑफिस एज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर में वो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? That such director shall not hold office of small shareholder director in more than 2 company. तो वो एक साथ 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बन सकता है, बट 2 से ज्यादा के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो मैक्सिमम लिमिट इज 2. It can simultaneously work as small shareholder directors in 2 companies. If second company is in competitive business or is in conflict with the business of the first company, then he or she shall not be appointed in second company. ठीक है, हमने बोला कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 कंपनी में एक साथ काम कर सकता है, 2 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि वो दोनों कंपनी आपस में कॉम्पिटिटिव कंपनी या राइवल कंपनी नहीं होनी चाहिए। दे शुड हैव देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस, दे शुड हैव देयर डिफरेंट बिजनेस। अगर वो एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव बिजनेस उनका है या वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में है किसी भी तरीके से, तो उस केस में वो दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। नाउ नेक्स्ट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। जो भी स्मॉल शेयर होल्डर है उसको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। किन कंडीशन में? इफ ही सीजेस टू बी ए स्मॉल शेयर होल्डर ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ सेसेशन। अगर वो जो है जिस डेट पर वो जो है स्मॉल शेयर होल्डर नहीं रहा, तो उस केस में उसको वो छोड़ना पड़ेगा। ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164। सेक्शन 164 में जो भी दी हुई है, अगर उनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उसमें आ जाती है तो वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। The office of the director become vacant in pursuance of section 167 and he ceases to meet the criteria of independence as provided
इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। तो इन चारों केसेस में से कुछ भी अगर होता है कि वो इंडिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या 167 में जो प्रोविजन है वो वहां पर कुछ वायलेट हो रहे हैं, या 164 वाले वो कुछ प्रोविजंस को लाइक उसके फुलफिल हो रहे हैं, तो इस केस में स्मॉल शेयर होल्डर को अपने जो भी वो डायरेक्टरशिप है वो वहां पर छोड़नी पड़ेगी। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन से अलग अलग डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट होते हैं। तो इसमें है पहला एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है? इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी परमिट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट एनी पर्सन other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting as an additional director at any time। तो अगर कंपनी का एओए उनको ये परमिट करता है, तो कोई भी पर्सन जो एलिजिबल था डायरेक्टर के लिए बट उनका जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें वहां पर उसका नाम अप्रूव नहीं हो पाया एज एन डायरेक्टर, तो उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब वहां पर कोई कंपनी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही होती है तो कई लोगों का नाम चल रहा होता है कि इन लोगों में से डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। तो जिस पर्सन को वो चाहते थे, सपोज उसका नाम वहां पर नहीं आया कि वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाया, तो वो अगर चाहे तो उसको कंपनी का एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। An additional director so appointed shall hold office up to the date of the next annual general meeting or the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier। तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? अगली जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जो उनकी होगी, तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, या जो भी लास्ट डे उनका होगा, लास्ट डेट, तो उस डेट तक वो वहां पर एडिशनल डायरेक्टर की तरह काम करता रहेगा। दूसरा होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होते हैं कि सपोज कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई डायरेक्टर है जिसका बाहर आना जाना लगा रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी सीट अगर वहां कोई मीटिंग्स होती हैं तो कुछ होता है वो वैकेंट हो जाती हैं, तो वहां पर ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं और उस डायरेक्टर की जगह फिर वो सारी मीटिंग्स या जो भी कुछ है वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वहां पर ज्वाइन करता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड provided it is authorized by AOA or a resolution passed by company in general meeting। तो alternate director कब अपॉइंट कर सकते हैं? या तो उनके AOA से AOA में ये लिखा हुआ हो कि हाँ आप alternate director अपॉइंट कर सकते हो, या फिर उन्होंने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कराया हो कि हमें alternate director अपॉइंट करना है, तभी बोर्ड वहां पर alternate director अपॉइंट कर सकते हैं। Such a director shall act for a director called the original director, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर होंगे उनके बिहाफ पे वो काम करेगा ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 months फ्रॉम द स्टेट इन विच बोर्ड मीटिंग्स आर नॉर्मली हेल्ड। तो अगर कोई डायरेक्टर वो ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह काम करेगा, कब काम करेगा? अगर वो डायरेक्टर कम से कम 3 महीने के लिए लाइक कहते छुट्टी पे है या बाहर गया हुआ है, उस स्टेट से बाहर गया हुआ है जहां पर उनके सारी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, अगर वो उस स्टेट में 3 महीने से ज्यादा के लिए नहीं है तो उस केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसकी जगह पे काम करता है। Only that person can be appointed as an alternate director who does not hold any alternate directorship for any other director in the company। मतलब एक पर्सन के लिए एक ही डायरेक्टर काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल के लिए करेगा कि XYZ 3 डायरेक्टर हैं तो Y के लिए Y का ऑल्टरनेट डायरेक्टर X के लिए काम नहीं कर सकता, वो अलग अलग होने चाहिए सबके। No person shall be appointed as an alternate director for an independent director unless he is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act। तो हमने पढ़ा था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर वही हो सकता है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्टर्स में तो क्या है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय को भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना देंगे, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में कंपनी का तो कोई एम्प्लॉय ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो उस केस में कोई बाहर वाला ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है।
Such an alternate director shall vacate the office on the return of original director to India or the expiry of original director's term, whichever is earlier. तो उसका ये टर्म बताइए कि ये किसको अपनी पोजीशन कब छोड़नी पड़ेगी, या तो ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाए जब इसको जाना पड़ेगा, या फिर जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसकी टर्म खत्म हो जाए, जो हम कहते हैं 5 साल है या जो भी है, तो अगर उसकी टर्म खत्म हो जाती है तो उस केस में भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो वैकेट हो जाएगी। नाउ कैजुअल डायरेक्टर और डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी आपको जो बताया था कि अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है, तो वहां पर कैजुअल वैकेंसी वो जो अराइज हो जाती है। In case of a public company or a private company which is subsidiary of a public company, if the office of such a director is vacated before his term of office expire in normal course, the resulting casual vacancy may be filled by a board of director at a meeting of the board. तो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, अगर उसकी नॉर्मल टर्म से पहले उसका वैकेंसी खाली हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फुलफिल करते हैं मीटिंग में। एनी पर्सन सो appointed shall hold office up to the date to which the director in whose place he is appointed would have held the office. तो वो जो पर्सन वहां पर अपॉइंट किया जाएगा वो जब तक किया जाएगा जब तक कि किसी और को वहां पर अपॉइंट नहीं किया जाता है। जब तक किसी और को अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक वो उसकी जगह वहां पर काम करता रहेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर क्या है कि जो भी पर्सन एलिजिबल होता है डायरेक्टर बनने के लिए, जो हम कहते हैं कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक क्वालिफिकेशन है, तो जो भी पर्सन उसको फुलफिल कर रहा होता है और विलिंग होता है किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने में, तो वो अप्लाई करता है इस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाती है, वहां पे वो अप्लाई करता है, तो वहां से उसको एक 8 डिजिट नंबर अलॉट किया जाता है, वो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। DIN बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को। इट इज अ यूनिक 8 डिजिट नंबर अलॉटेड टू अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो ये उसके लिए बेसिकली जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसको ये 8 डिजिट नंबर अलॉट किया जाता है। द वैलिडिटी फॉर सच अ नंबर इज फॉर लाइफ टाइम। तो ये एक नंबर वो पूरी लाइफ के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। उससे ये फर्क नहीं है कि आज वो कंपनी एक्स में है तो उसका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कंपनी वाई में जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो एक पर्सन को अलॉट किया जा रहा है। फाइन, तो इट रिमेन्स द सेम। To get a DIN, an application is to be filed in the form DIR3 according to section 153 and 154 of Companies Act 2013. तो इसके लिए भाई अगर हमें कुछ भी चीज लेनी होती है, तो जैसे हमें आधार कार्ड भी लेना है तो पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है ना, तो इसी तरह अगर डायरेक्टर का आइडेंटिटी नंबर लेना है तो वो भी एक फॉर्म होता है DIR3, उसको भर के वो सबमिट करते हैं। DIN remains same for every individual irrespective of number of companies he has served or is serving as a director. तो जो मैंने आपको बताया था, कंपनी कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो नंबर है एक पर्सन को अलॉट किया जाता है और जो लाइफ टाइम उसका सेम रहता है। DIN application is processed by central government under the Ministry of Corporate Affairs. तो ये जो एप्लीकेशन वो जो सबमिट कर रहा है वो कौन प्रोसेस कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करती है, बेसिकली वो अलॉट करती है ये DIN नंबर। पर्पस क्या होता है इस DIN नंबर का? The basic purpose of obtaining DIN by the director is to get them registered in the database of government authorities. तो उनका बेसिक पर्पस होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये डाटा प्रोसेस ये एप्लीकेशन प्रोसेस कर रही है, तो वो रिकॉर्ड करती है कि उन्होंने किन किन लोगों को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, तो वहां पर एक डाटाबेस तैयार हो जाता है। तो इसका बेसिक पर्पस होता है अपना नाम उस डाटाबेस में रजिस्टर कराना, so that they can identify themselves before signing a return information or application related to the company by mentioning their DIN underneath their signature. तो उनके पास बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि हाँ ये पर्सन एलिजिबल है डायरेक्टर बनने के लिए,
तो वो अपने साइन के साथ नीचे अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लिख के देता है। ये पर्पस होता है बेसिकली। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN, तो इसमें क्या है, everyone who is intending to be appointed as a director of a company shall make an application to central government along with the fees in the prescribed format। तो जो ऊपर बोला था DIR 3 फॉर्म भरते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी जाती है जिसके साथ कुछ एक मिनिमम फीस अमाउंट भी उनको पे करना पड़ता है साथ में। टाइम पीरियड स्पेसिफाइड फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN, तो कितना टाइम लगता है, जब भी वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस एप्लीकेशन सबमिट करने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको प्रोसेस करके DIN को अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करता है तो उसमें 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने के अंदर उसको प्रोसेस करके DIN नंबर अलॉट कर दिया जाता है। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक से ज्यादा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना अलाउड नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड। कोई भी पर्सन जिसको DIN मिल चुका है वो दोबारा उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको दोबारा अलॉट नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर्स टू इंटीमेट DIN, so this section states that every director once allotted DIN shall intimate the same to the company or companies in which he is appointed as a director within 1 month of receiving the DIN। तो अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है, डायरेक्टर वहां पर बना हुआ है, तो अपना DIN मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको अपना कंपनी में अपना वो DIN नंबर सबमिट करना पड़ता है। कंपनी टू इन्फॉर्म DIN टू रजिस्ट्रार, उसका पर्पस क्या है कि जो भी वहां पर डायरेक्टर काम कर रहे हैं, अगर वो अपना DIN कंपनी में सबमिट कर देते हैं तो कंपनी उनको आगे जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जहां पर उनके सारी डिटेल्स रजिस्टर्ड है, कंपनी उसको आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी डायरेक्टर की सबमिट करती है। तो वहां पर वो लिख के देती है एक फीस के साथ कि हमारे इतने डायरेक्टर्स हैं, उनका ये DIN है, कि मतलब दे आर रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि दे आर फुल्ली एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर। तो वो उनको वहां पर सबमिट करना पड़ता है। तो जब भी डायरेक्टर से DIN मिलेगा तो कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास वो DIN नंबर सबमिट कर देती है। ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ DIN, तो अगर किसी पर्सन को DIN दिया हुआ है तो वो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो किन केसेस में कैंसिल किया जाता है? इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ अ डुप्लीकेट DIN टू अ डायरेक्टर, द DIN कैन बी कैंसिल्ड। अगर किसी डायरेक्टर को डुप्लीकेट DIN दे दिया तो उस केस में जो उसका ओरिजिनल DIN नंबर उसको दिया हुआ था वो वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि हमको आई कार्ड एक बार मिलता है, तो अगर वो हमें आई कार्ड मिल गया, हमारा खो गया, तो उस केस में क्या होगा, डुप्लीकेट कार्ड इशू करेंगे तो वो ओरिजिनल वाला वहां पर कैंसिल हो जाएगा। The DIN allotted will be cancelled on the death of the respective director। तो अगर कोई डायरेक्टर की डेथ हो गई है तो उसका DIN नंबर ऑटोमेटिकली वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। The person has been declared of unsound mind by the court। तो अनसाउंड माइंड मैंने बताया था कि जो पर्सन अगर मेंटली रिटार्डेड हो गया है, मतलब उसका मानसिक संतुलन अगर ठीक नहीं है, अगर कोर्ट ने कह दिया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है डायरेक्टर की, तो उस केस में भी उसका DIN नंबर कैंसिल कर देते हैं। इफ द DIN हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉडुलेंट बेसिस, अगर धोखे से DIN नंबर लिया गया है तो उस केस में भी वो कैंसिल कर देते हैं। द पर्सन हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, अगर डायरेक्टर को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया कोर्ट ने कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो उसका DIN वहां पे खत्म कर देते हैं। Once the person has been allotted a DIN, it remains the same for the rest of his life, irrespective of whether he remains a director in a company or not। तो अगर एक बार किसी पर्सन को DIN अलॉट कर दिया तो वो उसका लाइफ टाइम के लिए हो गया। अगर वो कंपनी में काम कर रहा है तो वो अपना DIN नंबर यूज कर सकता है, नहीं भी कर रहा तो भी DIN नंबर वो उसी का रहेगा, वो किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा। इट्स अ यूनिक कोड।
However, a person can surrender his DIN to the central government by making a declaration that he has never been appointed as a director. अगर वो खुद चाहे तो वो अपना DIN सरेंडर कर सकता है कि उसने किसी कंपनी में काम नहीं किया और वो इसको सरेंडर करना चाहता है, तो उस केस में वो DIN वहां पर कैंसिल हो जाएगा. Now the last topic of the day, Section 159 of Indian Companies Act 2013. तो वो किस बारे में बात कर रहा है? Punishment for contravention. If any individual or director of a company contravenes any of the provision of Section 152, ठीक है, तो अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में अगर वहां पर किसी भी प्रॉपर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कि जैसे एक प्रॉपर प्रोसीजर है या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ निकलती है तो वहां पर ये वाला सेक्शन अप्लाई होता है. सेक्शन 155 क्या है वो? प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. अगर किसी ने एक से ज्यादा DIN ले लिया गलत तरीके से, धोखेबाजी से, या फिर अगर किसी ने DIN अपना इंटीमेट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा? Such individual or director of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months. तो उस पर्सन को, जो भी इंडिविजुअल है या डायरेक्टर है, उसको सजा मिल सकती है, उसको जेल हो सकती है, वो जो 6 महीने तक की उसको वहां पर जेल दी जा सकती है. ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक की जेल है. या फिर उसको फाइन चार्ज किया जा सकता है, 50,000 रुपए तक का फाइन उसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है. या फिर वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यूइंग वन, अगर वो जो चल रहा है, अगर वो चलता रहता है कि उन्होंने जो भी गलती की है, जो भी उन्होंने धोखा दिया है, जो भी जालसाजी की है, इफ इट कंटिन्यूज, अगर वो चलती रहती है, तो उसके ऊपर आगे भी फाइन चार्ज वो लोग करते रहेंगे, 500 रुपए पर डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग which the contravention continues. तो वो जो फाइन लग गया उसके बाद भी उसके ऊपर फाइन चार्ज होता रहेगा, जो 500 रुपए पर दिन के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा. तो दिस इज द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. अगर इनमें से किसी में भी गलती होती है तो उस केस में सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है. तो आज हम इतना ही करेंगे. अभी मैं डाउट्स आपके देख रही हूँ, अगर किसी को कोई भी था. बोर्ड ऑफ द कंपनी होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वहां पर एक कोई सिंगल डायरेक्टर तो अपॉइंट नहीं होता, देयर इज मोर देन वन डायरेक्टर. तो वो जो डायरेक्टर कंपनी के लिए मिलके काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दिस इज द बोर्ड ऑफ द कंपनी. हाँ, जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में टॉपिक बताए हैं, सिलेबस कंटेंट, ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं. तो जब आप आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको उस टाइम कवर करने हैं, ताकि आपका कोई टॉपिक मिस ना हो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमने बताया था कि जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डाटाबेस होता है, जैसे हमने बोला DIN लोग वहां से लेते हैं, या जो भी इंटरेस्टेड होता है कि हमें कंपनी का डायरेक्टर बनना है और एलिजिबल भी होता है, तो उनका एक डाटा बैंक तैयार होता है जिसमें उनकी सारी डिटेल्स होती हैं. तो वहां से जाके वो लोग किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चूज कर सकते हैं. ठीक है, वरना डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी में से भी किसी को डायरेक्टर बनाया जा सकता है कि कंपनी में इतने लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को डायरेक्टर बना दिया, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से अलग जो लोग हैं उनको डायरेक्टर बनाना. बुक बेटा, बुक मैं आपको ऑलरेडी हर क्लास में भी बता रही हूँ कि आप इसके लिए अनिल कुमार, मैं 2-3 बुक के नाम इसलिए बताती हूँ क्योंकि क्या होता है कि बुक की लैंग्वेज कई बार अलग अलग होती है, कि किसी बुक में सपोज मेरे लिए वो बुक बहुत अच्छी है बट आपको उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, किसी बुक में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज करके देते हैं, किसी बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं, टेक्निकल करके. आप अपने हिसाब से ये वाली बुक प्लीज चूज करिए. 3 नाम मैंने आपको बताए हुए हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है. ठीक है. फिर इसके बाद है वुमेन डायरेक्टर. वुमेन डायरेक्टर आपको बताया था, वहां पर कुछ कंडीशन है कि हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए तो है, वो लिस्टेड कोई भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं होती है. ठीक है, पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है. तो हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है. इसके अलावा जो हमने पेड अप कैपिटल या टर्नओवर पढ़ा था,
अगर वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो उनको भी वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी होता है। दस साल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक साथ 10 साल के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको 3 साल का गैप लेना पड़ता है। ठीक है, लगातार वो अगर सोचें कि हम काम करते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 3 इयर्स, जिसके बाद उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। आई थिंक आपका 75 या 100 मार्क्स का पेपर आता है। आई एम टेकिंग मोस्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम अनिल कुमार सर बुक। हु चूज डायरेक्टर? डायरेक्टर जो है जनरल मीटिंग जो होती है जिसमें मेंबर्स होते हैं, कंपनी की जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, मेंबर्स उसमें बैठे हुए होते हैं, वोटिंग होती है वहां पर। तो कुछ लोगों का नाम रिकमेंडेड होता है, जो बेसिकली पहले से एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, वो कुछ लोगों के नाम रिकमेंड करते हैं और मेंबर्स उनको फिर अप्रूव करते हैं कि कौन डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। डीआईए नंबर बेटा डायरेक्टर को अलॉट किया जाता है, तो वो कोई भी कंपनी है, इवन 1% कंपनी है, तो जो भी वहां पर डायरेक्टर काम कर रहा होगा, क्योंकि हमने हर एक में पढ़ा है कि इसमें डायरेक्टर होना कंपलसरी है, हर एक कंपनी में डायरेक्टर होता है, क्योंकि कंपनी अपने आप से काम नहीं करती, डायरेक्टर्स के थ्रू काम करती है, तो वहां पर डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो भी डायरेक्टर्स हैं वो डीआईएन नंबर अपना लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर की सपोज एक कुछ लोगों के हिसाब से कि ये पर्सन एक्स है, इसको काफी नॉलेज है, कंपनी को अच्छे से रन कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो अपॉइंट नहीं हो पाया एज अ डायरेक्टर, तो वो उसको चाहे तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कि इसके पास इतनी अच्छी नॉलेज है कि हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें इसकी काफी अच्छी पकड़ है, तो ये हमारी काफी हेल्प कर सकता है इस प्रोजेक्ट में, तो उस केस में वो उसको एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। उसकी ड्यूटीज नॉर्मल ड्यूटीज रहेंगी जब तक वो काम करेगा, जैसे बाकी डायरेक्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, ऐसे ही एडिशनल डायरेक्टर्स की ड्यूटीज होंगी कि जो भी कंपनी के अफेयर्स होंगे ही विल वर्क फॉर द सेम। ओबी है बेटा, याद क्या रखोगे, आपको तो ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है, आपको तो देख के करना है, आपको बस कंटेंट पूरा आइडिया होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर आप आराम से उसको कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जो भी पर्सन जिसके पास पैसा नहीं रहा, जो दिवालिया जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो गया, तो दिवालिया आई थिंक सबको पता है कि ना उसके पास पैसा बचा, कुछ नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी, नथिंग इज देयर, तो उसको हम इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। वेलकम बेटा, इफ डाउट्स आर क्लियर इट्स वेरी गुड टू हियर कि आपको डाउट्स नहीं है। बेसिकली टॉपिक्स में से ही आते हैं, आपको मेन टॉपिक्स वहाँ पे दिए हुए जो हुए हैं वो आप टॉपिक्स कवर करोगे, जनरली उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये तो टेक्निकल पेपर है, इसमें केस स्टडी आपको है नहीं, तो सीधे सीधे सवाल ही आएंगे। डीआईएन कभी भी चेंज नहीं होता, एक पर्सन भले ही जितनी मर्जी कंपनी चेंज करे, कि आज वो ए कंपनी में है, फिर बी में जा रहा है, सी में जा रहा है, जितनी मर्जी कंपनी बदले, पर वो जो नंबर अलॉट हुआ है वो पर्सन को अलॉट हुआ है, उसको कंपनी के हिसाब से नंबर अलॉट नहीं है, तो डीआईएन रिमेन सेम फॉर लाइफ लॉन्ग। जैसे हम आधार कार्ड हमारा है, वो हमारा यूनिक नंबर है, तो वो हमारा लाइफ लॉन्ग हमारा सेम रहता है ना, इसी तरह डीआईएन भी एक पर्सन को अलॉट किया हुआ है डायरेक्टर के लिए, तो वो सबके लिए पूरी लाइफ टाइम सेम है, किसी भी कंपनी में काम करेगा डीआईएन चेंज नहीं होगा। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर जिनके पास 20,000 से कम की वैल्यू के शेयर्स होते हैं, वो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डायरेक्टर अपने लिए अपॉइंट कराना चाहते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, तो वो हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है। तो उस केस में वो कंपनी को नोटिस देते हैं कि हमारे लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, वो डायरेक्टर को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट कराना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट है, ही इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई ऑलरेडी कंपनी में से एसोसिएटेड है, तो वहां पर जो हम कहते हैं ना, फ्रॉड होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कि सारे डायरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपना अपना ओपिनियन देता है, उसका अपना एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है, किसी के दबाव में नहीं कर रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय वहां पर डायरेक्टर बना हुआ है, तो उसके पास बाकी लोगों का प्रेशर कई बार हो सकता है कि भाई तुम हमारे लिए ये करो, तुम ये करो, और लोग उस पर प्रेशर डाल सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो कंपनी से तो उसका कोई लेना देना है नहीं, तो वो
ही इज फ्री फ्रॉम ऑल प्रेशर, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है वो। I will try to the SOL, I will try to contact with SOL कि मैं कैसे मटेरियल आप लोगों को अपलोड करा सकती हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको मटेरियल अवेलेबल किया जाए। 10 years भी आप ले सकते हो, आप 10 years से आपको आइडिया मिल जाएगा, बट उसमें कई बार आंसर्स बहुत अच्छे नहीं होते। MC कुच्छल बेटा बिजनेस लॉ के लिए तो अच्छी है, बट कंपनी लॉ के लिए जो मैं आपको बुक्स रेकमेंड कर रही हूँ ना, दीज आर गुड। MC कुच्छल इज गुड फॉर बिजनेस लॉ, बट कंपनी लॉ के लिए आप ये वाली 3 बुक रेकमेंड करें तो काफी अच्छा है। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, आपकी लैंग्वेज ऑप्ट करना आपके अपने हाथ में है। ये मुझे नहीं पता बेटा, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। So I think I have taken up all the doubts. So in the next class I will continue with the same topic. ये जो यूनिट 3 है, इसी को मैं नेक्स्ट क्लास में जो 30th को है हमारी क्लास, सेम टॉपिक में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, सो गुड बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।